बच्चों आज का जो लेक्चर होगा अपना वो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा और अपन जो ड्यूल नेचर जो चैप्टर चल ही रहा है कंटिन्यूसली ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसके पिछले लेक्चर्स को एक बार फॉर्मूले जितने भी हमारे सामने आए हैं उनको एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं ना कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ आ रहेंगे हमारे। तो देखो, एक तो आपको सबसे पहले फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है E=h न्यू। एच प्लांक कांस्टेंट है, जो आपका बोर्ड का पेपर आता है उसमें फ्रंट पेज पे बहुत सारे कांस्टेंट लिखे होंगे, उनमें प्लांक कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। अच्छा, नहीं भी दे तो भी आपको h की वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू h इक्वल टू होता है 6.632 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर? ये जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखो, न्यू इक्वल टू c/λ। ये क्यों याद रखना हमें? क्योंकि क्वेश्चन क्या करेगा, जनरली आपको फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं करवाएगा और वेवलेंथ अवेलेबल करवा देगा लैम्बडा, तो आप लैम्बडा की वैल्यू पुटअप कर लेना, है ना। तो न्यू की जगह आपको क्या रख देना है, c/λ रख देना है। नेक्स्ट एक फार्मूला जो अभी अपन स्टार्टिंग में इस फार्मूले पे क्वेश्चन करेंगे। दूसरी एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि देखो, एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। कई बार आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाएगी, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाए, इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से, तो ये क्या होगा, जूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, ईवी पूरा। अच्छा, कई बार आपको जूल में दी जाए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना पड़ सकता है, पढ़ क्या सकता है, ज़्यादातर पड़ेगा ऐसी ज़रूरत आपके। तो ऐसे केस के अंदर आपको ये याद रखना है कि अगर जूल में दे दिया जाए आपके आंसर और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड करते ही वो आंसर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ई का डिवाइड करना है आपको। तो अभी अपन इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टार्टिंग में अपन जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं बच्चों, वो खाली ओनली फॉर्मूले पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है अपन को, है ना। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। फटाफट लिख लिया मैंने इसको। 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का फोटोन है, आपको उसकी एनर्जी निकालनी है। देखो, वेवलेंथ दी गई, लैम्बडा दिया गया है, फोटोन की एनर्जी निकालनी है। तो लैम्बडा कितना गिवन है भाई अपन को, 4000, और एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। बच्चों, जब भी एंगस्ट्रॉम दिया जाता है तो आपको बिना घबराए उसको 10⁻⁻10 लिख लेना एंगस्ट्रॉम को। अब लैम्बडा आपके पास आ गया, और किसकी ज़रूरत है आपको, तो एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E=h न्यू। तो E=h, और न्यू नहीं दिया है तो मैंने कहा न्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, c/λ। फटाफट करते हैं इसको क्वेश्चन को। 6.632 है, इसकी h की वैल्यू इंटू 10⁻34, c की वैल्यू जो है 3 इंटू 10⁸, और लैम्बडा की वैल्यू भाई ये रख दो इतनी बड़ी, 4000 इंटू 10⁻10 मीटर। आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करें, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.96 इंटू 10⁻19 जूल में आंसर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन आप कर लेना, पहले से मेरे की हुई है इसलिए ये आंसर आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर देना है आंसर को, तो इसका डिवाइड कर लेना 1.6 इंटू 10⁻19 का। इसको रफ करते हैं अपन, एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। अब मैं इधर साइड में क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे को इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो इसलिए मैं इधर साइड में कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है भाई। अब की बार आपको क्या किया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको, फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में कैलकुलेट करनी है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है फोटोन की एनर्जी। और वेवलेंथ आपको दे दी है 330 नैनोमीटर। वेवलेंथ क्या दे दी है, 330 नैनोमीटर, और एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और एनर्जी किस में कैलकुलेट करनी है, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने जस्ट किया था। ई का फॉर्मूला होता है h न्यू। ये जो लैम्बडा दिया हुआ है 330 नैनो यानी 10⁻⁹ मीटर। h की वैल्यू होती है भाई 6.632 इंटू 10⁻34, और न्यू की जगह आप लिखोगे c/λ। ये लिख लेना चाहिए मुझे, h न्यू की जगह c/λ। तो c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 इंटू 10⁸, और लैम्बडा की वैल्यू 330 इंटू 10⁻⁻9 नैनो का मतलब होता है, नैनो मतलब 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आएगा जूल में। बट इस बार मुझे क्वेश्चन एनर्जी जूल में नहीं पूछी है, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है। तो मैं एक और चीज़ का डिवाइड कर देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो इसका आंसर आएगा 3.77
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा? 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी आ जाएगी आपके फोटोन की। तो देखो आपको H की वैल्यू रखनी है, C की वैल्यू रखनी है और लैम्बडा की वैल्यू रखनी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करने के लिए E का डिवाइड करना है, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नई चीज़ बता देता हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। एक मैं आपको AB फॉर्मूला बता रहा हूँ, है ना, AB फॉर्मूला ये डायरेक्ट कैलकुलेशन से बचाएगा आपको फॉर्मूला, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। देखो फोटोन की एनर्जी ये किस लिए काम आएगा भाई? ये एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़रूरत होती है तब आपको ये फार्मूला काम आएगा। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू की जगह आप क्या लिखते हो? C अपॉन लैम्बडा लिखते हो। अच्छा, ये जो फोटोन का E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच C अपॉन लैम्बडा लगाने पे जो भी आंसर आएगा वो हमेशा कैसे आएगा? जूल में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो अगर कन्वर्ट करना है तो आपको इसके पूरे के अपॉन में किसका डिवाइड करना है? E का, तब ये आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E का डिवाइड करोगे। अब आप खुद देखो ये H जो है इसकी वैल्यू फिक्स है 6.632 इंटू 10⁻⁻34। C की वैल्यू भी है 3 इंटू 10⁸ पता है हमें। लैम्बडा चलो अब क्वेश्चन देगा, और E हमें फिक्स पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं। अब आप देख रहे हो ये सारे वैल्यूज़ जो है ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है तो इनको तो अपन पहले से निकाल के रख सकते हैं, पहले से फाइंड आउट कर लेते हैं इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू आएगी। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अब आपके सामने ये भी फार्मूला आ रहा है भाई, जो E इक्वल टू होगा इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके जो आंसर आएगा वो 1 2 4 0 अपॉन लैम्बडा और EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, क्लियर, और इंटू 10⁻⁻10। लैम्बडा, ये आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा, क्लियर। ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, E इक्वल टू 12। ये मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ यार, जगह कम पड़ रही होगी आपके। तो बच्चों देखो आप पहले ये लिख लो, फिर आगे ये फार्मूला एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ, ये भी फार्मूला। तो कुल मिला के आप ये सब जब सॉल्व करोगे तो आपके E की वैल्यू आएगी, पर मैं इसको थोड़ा सा सही लिख लेता हूँ, जगह क्या कम पड़ रही है अपने। तो कुल मिला के फाइनली मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप उसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके आएगा 12440 इंटू 10⁻⁻10 और अपॉन में लैम्बडा, और ये आंसर जो आएगा आपके एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। बट ये ध्यान रखना है जो वेवलेंथ होगी लैम्बडा वो एंगस्ट्रम में रखनी है। किस में रखनी है आपको? एंगस्ट्रम में रखनी है आपको। एंगस्ट्रम तो क्या कहूँ मैं आपको, लैम्बडा की वैल्यू आप रख देना, जो भी क्वेश्चन दी जाए उसको मीटर में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे वैल्यू रख लेना, है ना, उसमें कन्वर्ट कर देना। अगर आप एंगस्ट्रम में डायरेक्ट रखोगे तो ये 10⁻⁻10 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो अभी जो क्वेश्चन किया था आपने, जैसे अभी जो जस्ट आपको पहले वाला क्वेश्चन दिया था कि उसके अंदर वेवलेंथ दी हुई थी 330 नैनोमीटर और कहा था एनर्जी कैलकुलेट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, ये 10⁻⁻10 और लैम्बडा कितना दिया भाई? 330 नैनो, यानी क्या होता है 10⁻⁻9, और ये आंसर अपने आप ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब आप वैसे ही फ्री बैठे होंगे घर पे, 10⁻⁻9 में -10 का डिवाइड जाएगा तो 10⁻⁻1 होगा, है ना, तो ये 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 10 अपॉन में आ जाएगा और इसका डिवाइड कर देना आप 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट ही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इतना शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इतना छोटा हो गया इस फॉर्मूले को लगाने से। तो जब भी आपको अपन वैसे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे फॉर्मूले को, लैम्बडा दिया जाए तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर लें और आंसर निकाल दें, क्लियर। तो एक बार मैं इसको पूरे बोर्ड को एक बार रफ कर रहा हूँ। अब मुझे दूसरी वैरायटी के क्वेश्चंस भी करने हैं बच्चों, तो इसलिए मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। अगर मैं आपको एक इस तरीके का क्वेश्चन दे दूँ कि एनर्जी जो है फोटोन की 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फ्रिक्वेंसी न्यू कैलकुलेट करो, तो क्या करोगे आप? E इक्वल टू फॉर्मूला H न्यू है, बस अभी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे दी, उसका मैं करवा देता हूँ। एनर्जी कितनी दी गई भाई? 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और H तो होता है 6.632 इंटू 10⁻⁻34 और मुझे न्यू कैलकुलेट करना है। बच्चों मैं खाली एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको कि जब भी आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाए, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तब तो आप E का डिवाइड करते हो, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वेश्चन दे देता है आपको एनर्जी और उसको आपको फॉर्मूले में रखना है, तो उसको आप डायरेक्ट खाली 7.5 रखने से काम नहीं चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको जूल में बदलना पड़ेगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए E से मल्टीप्लाई करना है भाई। E की जगह रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19
और ये h सामने पड़ा हुआ है 6.632 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू तो न्यू है ही, इसको अपॉन में भेज दो और डिवाइड कर लेना, न्यू आ जाएगा आपके पास, है ना। तो कहने का मतलब एनर्जी अगर दे देते हैं क्वेश्चन आपको कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस एनर्जी को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ई से मल्टीप्लाई करके फिर कैलकुलेशन करना, जो भी निकाल रहे हो आप, है ना, इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो अब एक बार इनको सबको हटा देते हैं। अब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि अपने कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर होंगे। पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से पहले एक बार मैं वर्क फंक्शन के बारे में बता देता हूँ भाई। वर्क फंक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, वर्क फंक्शन जो होता है वो मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट। ये जो न्यू नॉट होता है ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है और इसका फॉर्मूला होता है c/λ0। और आप चाहो तो ये डायरेक्ट भी h न्यू नॉट, अगर न्यू नॉट दे दे तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को अपन इसके ऊपर बेस्ड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। ये ध्यान रखना, वर्क फंक्शन को आपको हमेशा आंसर देना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है, और अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है जरूरत पड़े तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि भाई देखो, जैसे ये एक मेटल है, ठीक है, पहले एक बार इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखो ये बस ये चीज़ आप ध्यान रखो कि किसी मेटल का जितना कम वर्क फंक्शन होगा, जैसे इस मेटल का वर्क फंक्शन है मान लो 4h, और एक दूसरा मेटल है इसका वर्क फंक्शन है, एक दूसरा मेटल है भाई इसका वर्क फंक्शन है 2h, कितना है 2h, दोनों के ऊपर लाइट गिराओगे आप तो कौन सा ज़्यादा चांस होंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एमिट करने की। तो इस पर फोटोन गिराओगे तो इसको दीवार को तोड़ने के लिए 4h एनर्जी चाहिए, और इस पर अगर फोटोन गिराओगे तो इसको दीवार को तोड़ने के लिए खाली 2h ही चाहिए। यानी छोटे फोटोन से ये लाइट एमिट कर सकता है। जैसे मान लो मैं 3h का फोटोन डालूं, इस पर भी 3h का डालूं, तो 3h का फोटोन डालने पे ये तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा क्योंकि चाहिए इसको 4h, और 3h का फोटोन डालने पे ये एनर्जी एमिट कर लेगा क्योंकि इसको 2h चाहिए। तो कहने का मतलब जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन एमिट कर लेता है और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। द मेटल विथ लेस वर्क फंक्शन will easily emit इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अपन इस पे भाई क्वेश्चन करेंगे, बहुत काम के हैं क्वेश्चंस। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार आपको फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन फॉर गिवन मेटल इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है 4.7 या 4.2 लिख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। विल दिस मेटल एमिट इलेक्ट्रॉन ऑन फॉलिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर, ये लाइट फील्ड, ठीक है ना। और आपको आंसर देना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कैलकुलेशंस, जो भी फेवर में आप कैलकुलेशन करनी है करके देना है ना। वैसे तो इसने विल पूछा है तो इसलिए आप यस और नो में यूं टोरे में आंसर दे दोगे, पर क्वेश्चन ने पीछे एक लाइन और दे दी है कि भाई जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कैलकुलेशन। मैंने यहाँ लिखा नहीं है पीछे। अब मुझे पता है वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है मेटल का 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मैं लाइट गिरा रहा हूँ इस मेटल के ऊपर मैं जो फोटोन गिरा रहा हूँ भाई, ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पैक है, और मैं जो फोटोन जो पैकेट गिरा रहा हूँ, एनर्जी का जो बंडल गिरा रहा हूँ, उस बंडल की वेवलेंथ दी है लैम्बडा दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 330 नैनोमीटर, ये दिया हुआ मुझे। तो अब मेरे को ये फोटोन की वेवलेंथ दी है तो मैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट करूँगा, मुझे पता नहीं है कितनी एनर्जी का फोटोन गिरा रहा हूँ। अगर इस फोटोन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम हुई तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और अगर इस फोटोन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी का अगर ये फोटोन फेंक रहे हो आप, पैकेट बंडल जो फेंक रहे हो, अगर ज़्यादा एनर्जी का है तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। तो ये तो चेक करना है कि इस फोटोन की एनर्जी कितनी है, कौन से फोटोन की, जिसकी वेवलेंथ ये है। अभी वर्क फंक्शन को भूल जाओ, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉल्व कर ही रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। मुझे क्वेश्चन ने वेवलेंथ कितनी दी है बताओ, 330 नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब कितना होता है भाई 330 नैनो यानी 10⁻⁹ मीटर। अब ये वेवलेंथ है फोटोन की, मुझे इससे एनर्जी निकालनी, तो मुझे एनर्जी क्या होगी फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन
पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, तो आप ए बी फार्मूला लगाओ ना यार डायरेक्ट, आप एक बार यूँ लिख लो E इक्वल टू एच न्यू और फिर सीधा ए बी फार्मूला लिख लो 12,440 इंटू 10⁻⁻10 और लैम्बडा, और आंसर जो आएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होकर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चों E इक्वल टू ये तो लिखा हुआ है 12,440 इंटू 10⁻⁻10 और लैम्बडा की कितनी वैल्यू है लैम्बडा, तो 330 और नैनो यानी 10⁻⁹। जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो अभी हमने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया है, आंसर आएगा 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे फोटोन की एनर्जी 3.77 यानी 3.77 का फोटोन गिर रहा है, कितने का गिर रहा है फोटोन 3.77, और फोटोन गिरेगा 3.77 का, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन को दीवार तोड़ने कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम 4.2। वर्क फंक्शन से ही पता चलेगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो 4.2 चाहिए, जबकि फोटोन तो छोटा है। तो अपन लिखेंगे हियर जो ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, सो देयर विल नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लिख लेना भाई, सो देयर विल नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नो एमिशन को आप है ना थोड़ा हाईलाइटेड कर लेना, एग्जामिनर को दिखे कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसको रफ करते हैं अपन और न्यूमेरिकल करते हैं। अब बच्चों अपन एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही हल्का फुल्का क्वेश्चन है, आप लोगों तो इसको झटके में कर लोगे, ठीक है। ये कह रहा है दो मेटल है ए और बी जिनके वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो मेटल है भाई, एक तो आपका मेटल नंबर ए है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और इसका वर्क फंक्शन कितना है, पहले वाले का 5 कह दो या 5a कह दो, कितना है पहले वाले का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक दूसरा मेटल और है भाई, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, बी वाला मेटल, उसका वर्क फंक्शन जो है 5b का, वो कितना दिया हुआ है बी का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब विच मेटल विल एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा व्हेन इट इज एक्सपोज्ड विद द लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर, यानी 400 नैनोमीटर की लाइट इस पर भी डाली जा रही है 400 नैनोमीटर की, और इस पर भी 400 नैनोमीटर की लाइट डाली जा रही है। क्लियर। अब 400 नैनोमीटर की लाइट यानी एक ही फोटोन, एक ही फ्रीक्वेंसी का फोटोन, एक ही वेवलेंथ का फोटोन इस पर भी गिराया जा रहा है, इस पर भी। तो हमें तो चेक करनी है फोटोन की एनर्जी कितनी है। अगर ये फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर लेगा, अगर ये फोटोन 5 से बड़ा हुआ तो ये भी एमिट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो चेक करते हैं फोटोन की एनर्जी। अपन को अभी इन वर्क फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, अपने तो ये जो फोटोन की जो वेवलेंथ दी है इसको एनर्जी में बदलो। तो गिवन अपन को वेवलेंथ कितनी दी है, पहले लैम्बडा इक्वल टू 400 नैनोमीटर, 400 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो अब आपको एनर्जी चाहिए, तो आप E इक्वल टू एच न्यू लिखो और फिर सीधा ए बी फॉर्मूला लगाओ आप, तो सीधा 12440 इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट किया गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻⁻10 और ये लैम्बडा फॉर्मूला एक बार लिख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। तो आप वैल्यू रखो लैम्बडा की, E इक्वल टू 12440 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी है भाई, ये रहा 400 इंटू 10⁻⁹। और आप जब डिवाइड करोगे सॉल्व करोगे तो आपके जो आंसर आएगा वो 3.10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके फोटोन की एनर्जी, यानी पैकेट जो गिर रहा है, बंडल जो गिर रहा है एनर्जी का, ये जो बंडल जो ऊपर जाकर के गिर रहा है, ये जो बंडल गिर रहा है बच्चों, इस बंडल की एनर्जी है 3.10। अब 3.10 का फोटोन इस पे गिरेगा तो इसका वर्क फंक्शन है 2, यानी 2 की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो आप तो 3 का फेंक रहे हो, 3.10 का दिया तो आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इस पर भी आप 3.10 का डाल रहे हो, पर चाहिए इसको 5, तो ये थोड़ी निकाल पाएगा, इससे तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो अपन को पता है ये जो वर्क फंक्शन आया है, सिंस ये जो एनर्जी आई है ऑफ फोटोन, ये ए से तो बड़ी है, ए के वर्क फंक्शन से, बट बी के वर्क फंक्शन से छोटी है भाई। सो ओनली मेटल ए विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। अब आप एक लाइन लिखोगे नीचे, वही आंसर है, उसी को हाईलाइट करना है। सो मेटल ए विल एमिट इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड मेटल बी विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, इसको लास्ट वही आंसर है जो मैं बोल रहा हूँ लाइन, लेकिन पूरा करके बताना आपको। क्लियर, जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन बच्चों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप खुद ही करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं तो खाली हिंट देके छोड़ रहा हूँ आपको। कुछ मेटल्स दे दिए गए, उनके वर्क फंक्शन सामने लिख लिए, और 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है वो डाली जा रही है। 300 नैनोमीटर यानी नैनो यानी होता है 10⁻⁹ मीटर का वेवलेंथ का फोटोन गिराया जा रहा है। और आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है
कि भाई इनमें से कौन सा एमिट नहीं करेगा। इस बार कह रहा है कौन सा एमिट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, इतने का फोटोन आप गिरा रहे हो। तो पहले इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेना आप, और वो ये भी फॉर्मूला लगाना आप, एनर्जी कैलकुलेट करना। तो जब आप ये भी फॉर्मूला लगा करके एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो 4.1 के समथिंग आएगा, 4.13 या ऐसा कुछ आएगा, आप देखना। तो इस एनर्जी, ये जो वेवलेंथ दी गई, इसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करना, फोटोन की एनर्जी। अब देखो एक्चुअली क्वेश्चन एक बार जब देखते हो, वन व्यू ऑब्जर्व करते हो, तो आपको ये पता चलना चाहिए क्वेश्चन देख के, जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम है उसके चांस है एमिट करने की, इससे ज़्यादा है उसके थोड़े कम चांस है, और जिसका वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा है उसका तो सबसे कम है। अगर हमारे मान लो फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है, तब तो ये तीनों के तीनों एमिट करेंगे। और अगर मेरे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है, तीनों में से कोई एमिट नहीं करेगा। तो आप कैलकुलेट करना आप आंसर, जो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आएगा, आपके फोटोन की एनर्जी आएगी 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 4.13 इससे और इससे तो बड़ी है, पर इससे छोटी है। तो इससे छोटी है तो आपके ऑब्वियसली जो है ये मोलिब्डेनम इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। आंसर होगा मोलिब्डेनम इसका, ठीक है। आप ये क्वेश्चन खुद करना। वैसे मैंने बता दिया, पूरा हिंट तो दे दिया। अब अपन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है भाई, उस पर अपन क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। अब देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है H न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv², और ये V काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्वेश्चन अगर काइनेटिक एनर्जी दे देता है या इसके बारे में पूछा जाता है तब ये लिखना, अदरवाइज इसकी जगह आपको ये लिखना पड़ सकता है EV0। EV0 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बोलोगे, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसकी वैल्यू आपको पता है, और V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो आइंस्टाइन के वर्क फंक्शन में हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी जरूरत पड़ सकती है, किसी की भी जरूरत पड़ेगी, वो तो अपन देख लेंगे। ये न्यू जो है, ये न्यू उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। ये जो न्यू है इसको आप C/λ लिखना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो। क्वेश्चन लैम्बडा देता है ज़्यादातर न्यू की जगह। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, क्लियर। ये न्यू नॉट क्या, आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको आप C/λ0 लिख सकते हो। वैसे इसकी जरूरत कम पड़ती है, क्वेश्चन हमें सीधा ही वर्क फंक्शन दे देता है। तो ये हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता ही आपको, है ना। और V0 आपके क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको कई बार कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल देता है क्वेश्चन। तो अपन बच्चों देखो इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं स्टार्ट। तो आप देखना कैसे है, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल इजी होंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी अपन को जरूरी है इसके क्वेश्चंस की। तो मैं एक बार ये हटा देता हूँ, फॉर्मूला आपको दिमाग में डालना था इसलिए मैंने एक बार बता दिया है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बच्चों अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल कंप्लीटली बेस्ड है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत ईजी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखना, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज, वर्क फंक्शन दिया आपको, जो जो डाटा दिया आप लिख लो पहले उसको। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड, एक तो फाइंड आउट करनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू नॉट निकालना है मुझे, न्यू नॉट। चलो निकाल लेते हैं, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई, फर्स्ट पार्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है वर्क फंक्शन का, फाई नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट। फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, रखो इसके नीचे फाई नॉट की वैल्यू, फाई नॉट के नीचे रखो भाई 2.14। और मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था जब आप ये कोई भी एनर्जी की वैल्यू, भले वर्क फंक्शन हो या कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाए तो उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत चलाओ। आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत चलाओ, उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मुझे E की जगह रखना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19। बस इतना सा ध्यान रखना है, इतनी सी सावधानी। H फिक्स पता है 6.632 × 10⁻34, और न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये मुझे नहीं पता, न्यू नॉट निकालना है, इसको नीचे भेज दो। 2.14 × 1.6 × 10⁻⁻19, और इसके अपॉन में कौन आ जाएगा भाई 6.632 × 10⁻34। आप सॉल्व करोगे तो 5.14 × 10⁻5.16, तो आंसर आ जाएगा 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्लियर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता। ये नोट कर लो फटाफट, मैं रफ करके बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। बी पार्ट देखना, बी पार्ट क्या है। बी पार्ट कह रहा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रॉट टू जीरो, फाइंड दी वेवलेंथ। ऊपर फाइंड कह दिया था इसने, फाइंड दी वेवलेंथ। यानी इस बार बी पार्ट में मुझे लैम्बडा निकालनी है, किसकी वेवलेंथ, ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ निकालनी है, यानी लैम्बडा। इफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है भाई V0, कैपिटल V लिखो, बिल्कुल बड़ा V0 दिखना चाहिए। 0.60 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और पीछे यूनिट V लगाओ।
तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, वेवलेंथ निकालनी है, वर्क फंक्शन भी हमारे पास है, तो अब अपन इस क्वेश्चन को तो करना ही पड़ेगा, अपन को मजबूरी। तो फॉर्मूला क्या है आइंस्टाइंस का, इक्वेशन, आइंस्टाइंस इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है भाई, आप पूरा लिखना, एग्जाम में आलस मत करना। एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और इक्वल टू होता है ई वी नॉट, ये अभी मैंने जस्ट लिखा था। मैं इस एच को अंदर भेज रहा हूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्लियर, इक्वल टू ये हाफ एम वी स्क्वायर हटा देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं, मैंने आपको कहा था या इसकी जरूरत पड़ेगी या इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसकी नहीं पड़ रही, ये दी ही नहीं है क्वेश्चन ने, ये दिया तो इसको लिख लो सामने, ई वी नॉट। एच न्यू की जगह मैं लिख लूँ सी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा ही तो निकालना है, सी अपॉन लैम्बडा लिखना पड़ेगा। और ये एच न्यू नॉट ये डायरेक्ट वर्क फंक्शन है भाई, हालांकि आपने फर्स्ट पार्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल दी है, रख सकते हो आप यहाँ पे न्यू नॉट की वैल्यू, बट मान लो फर्स्ट पार्ट नहीं दिया होता फिर क्या करते आप, इसलिए आप एच न्यू नॉट पूरे को फाई नॉट लिख लो वापस, और इक्वल टू है ई वी नॉट, क्लियर। अब मैं जिनकी वैल्यू है एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, फिर तो इधर उधर करना ही करना है, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो भाई हालांकि एक बार इसको उधर भेज लेता हूँ, लो एक बार यार, एच सी अपॉन लैम्बडा और ये फाई नॉट उधर चला जाएगा, फाई नॉट माइनस का उधर जाते प्लस का हो जाएगा, और ई वी नॉट, क्लियर। अब एक बार वैल्यू रखो भाई आप, देखो एच की वैल्यू कितनी होती है, ये बीच में यूँ टूच का टाइप निकला हुआ, इसको हटा देता हूँ मैं, ये लिख लेना भाई आप, है ना, हटा दिया मैंने उसको। एच की वैल्यू कितनी है 6.632 इंटू 10⁻⁻34, रख दिया एच की वैल्यू 34। सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸। अब ये कोई हार्ड क्वेश्चन थोड़ी है यार, कोई लल्लूपन जो क्वेश्चन है, लैम्बडा निकालना खाली फॉर्मूला लगा के, 10⁸ अपॉन लैम्बडा है क्या आपके पास, नहीं है, निकालना है, वही तो मेहनत करनी है। फाई नॉट दिया है भाई, वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 2.14, तो लिखो इधर 2.14, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ, और मैंने कहा इसको ऐसे ही सीधा मत चिपका देना यहाँ पे कि 2.14 है, डायरेक्ट रख दूँ मैं, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और मैंने कहा जब भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दी जाए और उसको फॉर्मूले में रखते हो तो उसको ई से मल्टीप्लाई करके रखो आप, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वर्क फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस और इसके तो ई बैठे ही है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वी नॉट कितना है भाई, वी नॉट दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.60। अब आप देखो, आपको थोड़ी मेहनत करनी है, मैं तो इतनी करूँगा, ये इसको और इसको ऐड कर लेना, कैसे ऐड करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो कॉमन आ रहा है, ये 6.632 इंटू ये 3 हो गया, 34 में से 8 पावर माइनस के 34 में 8 ऐड करोगे तो माइनस की 26 हो जाएगी, लैम्बडा नहीं पता, इन दोनों में से ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन लो, तो ये तो है 2.14 है, और ये 0.6, 2.14 और 0, ये तो कॉमन आ जाएगा ना, ये कॉमन आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन आ गया, तो 2.14 रह गया और 0.60 रह गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिल करके हो जाएगा भाई, ये 2.14 और 60 मतलब ये हो जाएगा, हाँ मतलब 2 क्या कहते हैं इसको 74 हो जाएगा, 2.74 हो जाएगा। अब बच्चों देखो आपको क्या करना है, इस लैम्बडा को तो भेज देना ऊपर और इसको नीचे भेज देना, ये देखो मैं भेज लेता हूँ, अगला स्टेप आप खुद लिखना है ना, ये पूरा नीचे चला जाएगा 74 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और लैम्बडा ऊपर आ जाएगा, और आप इसको जैसे सॉल्व करोगे, आप डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद जो आपके लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो 454 इंटू 10⁻⁻9 आएगी मीटर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 454 और 10⁻⁻9 को नैनोमीटर लिख लो, ये आंसर आ गया। ये तो इजी क्वेश्चन था यार, खाली कैलकुलेशन थी छोटी मोटी, करनी पड़ेगी आप लोगों को एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको एक बार वापस देख लेना आप। अगला एक न्यूमेरिकल और करता है ताकि फॉर्मूला अपन को एटलीस्ट हम समझ में आ जाए। देखो बच्चों, अपन एक अगला न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो पहले किया सेम वही है। डिटरमाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस बार आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है ना, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इजेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम। इस बार वेवलेंथ आपको दे दी गई है 2000 एंगस्ट्रॉम, और 2000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन। चलो ठीक है, एक तो काइनेटिक एनर्जी पूछी और एक का रिटार्डिंग पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी करंट को जीरो करने के लिए पोटेंशियल कितना चाहिए, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है आपसे। तो दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अपन कर लेते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो आप मुझे यूँ बताओ, देखो एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखें, जब भी क्वेश्चन आपसे वर्क फंक्शन पूछे, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछे, तो आपको इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के देना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो ई का डिवाइड करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वेश्चन खुद देता है और हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम ई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो
फॉर्मूला क्या भाई, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन H न्यू माइनस न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे कैसे चला दो भाई, क्लियर। H इसको अंदर भेज दो, न्यू माइनस H न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। H न्यू की जगह आप लिख लो C अपॉन लैम्बडा, और H न्यू नॉट जो है ये वर्क फंक्शन है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं आपको ये कहूँ, ये देखो एक्चुअली ये मैं बता देता हूँ पहले, H की वैल्यू कितनी है, H C ये जो है ना भाई, अब देखो थोड़ा सा आप, हालांकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, मुझे काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। इतना तो आपको पता ही है, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये H C अपॉन लैम्बडा वाला फॉर्मूला ये पड़ा है, और फाई नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, फाई नॉट की वैल्यू, वर्क फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, वर्क फंक्शन दिया हुआ 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2.8 है और ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है वर्क फंक्शन। और काइनेटिक एनर्जी ये मुझे हाफ एम वी स्क्वायर पूरी कैलकुलेट करनी है। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आप जैसे ये लैम्बडा की वैल्यू यहाँ रखोगे, ये फॉर्मूले में, ये H न्यू वाला फॉर्मूला है, H न्यू, यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे लैम्बडा की डायरेक्ट, तो ये जूल में आता है, ये आपको बताया गया, फोटोन H न्यू वाला जो फॉर्मूला ये तो जूल में आंसर देता है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको जूल में रहने दो, और ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को E की वैल्यू रख दो आप, है ना, यही तो करोगे, E की वैल्यू रख दो तो ये भी जूल में बदल जाएगा, ये भी जूल में बदल जाएगा, जैसा अभी तक हम करते आए। तो ये जूल में होगा, ये जूल में होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी किस में आएगी, जूल में आएगी। लेकिन हमें आंसर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देना है काइनेटिक एनर्जी का, तो फिर मैं इस वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देता हूँ। कितना दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.8, तो 2.8 ही रहने दो, और ये जूल में है, ये H न्यू वाला फॉर्मूला, इससे जो आंसर आता है ये जूल में होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो E का डिवाइड कर दो ना भाई, E का डिवाइड कर दो, तो ये भी किस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये अपने आप ही आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये H C अपॉन E, ये पूरी की वैल्यू हमें पता है, AB फॉर्मूला ये पूरा हमें पता है, 12440 इंटू 10⁻⁻10, इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच गए हम। अपॉन लैम्बडा रह गया खाली अब तो, और 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पड़ा है, और हाफ एम वी स्क्वायर। ये लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी गई भाई, लैम्बडा आपको कितना दिया है क्वेश्चन ने, 12440 इंटू 10⁻10, और लैम्बडा आपको दिया हुआ है 2000 इंटू 10⁻10, और ये पीछे माइनस का 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पड़ा है, खाली 2.8 ही लिखो, बोले एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीछे से हटा दो, 2.8 डायरेक्ट ही आपने वर्क फंक्शन रखा है, इसलिए समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, और सामने हाफ एम वी स्क्वायर पड़ा है। अब बच्चों देखो आंसर आ गया आपका, ये 10⁻10 से ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, ये 2 का और ये पूरे का डिवाइड कर लेना आप, ठीक है, 200 का इसका पूरे का डिवाइड कर लेना, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3.4। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये इसका डिवाइड करोगे ना आप, ये इसका इसमें डिवाइड करके, ये जैसे डिवाइड कर लेता हूँ मैं, ये लो 622 और पीछे ये 2 जीरो है ये, तो 6.22 आ जाएगा। अब 6.22 में से ये 2.8 माइनस कर लेना आप, तो 3.4 आ जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये काइनेटिक एनर्जी तो आपके पास आ चुकी है भाई 3.4, ये 2 है ना, तो 6.2 ही लिख सकते हो आप, पीछे वाले 2 को इग्नोर कर सकते हो। कई बार ये आप चाहो तो 12400 भी लिख सकते हो आप, अप्रॉक्सीमेट में जब वैल्यू निकालते हैं कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी कोई आंसर ऐसा लग जाए आपको मैच नहीं कर रहा है, समझ जाना इस पीछे वाले 4 को भी मैंने जीरो कर लिया है, 12400 भी लिख सकते हो आप, नहीं लिखना चाहिए वैसे तो, आप तो परफेक्ट निकालो आंसर। तो ये मेरे काइनेटिक एनर्जी आ गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसने आपसे पूछा, एक तो काइनेटिक एनर्जी पूछी थी तो मैंने आंसर दे दिया, इसने कहा कि रिटार्डिंग पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, तो निकाल देते हैं, नोट डाउन कर लेना फिर पूरा। इसने देखो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई और वी नॉट, ये फार्मूला है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये लिखवाया हुआ फार्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई भाई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ई वी ये भी लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 3.4 वोल्ट, 3.4। तो बस ये एक मैं कॉन्सेप्ट आपको और बताने वाला था कि आपको हमेशा के लिए अब आगे के लिए याद रखना है कि जब भी काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो, जैसे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, अगर काइनेटिक एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देते हो तो
वही काइनेटिक एनर्जी से अगर आपसे कहते हैं भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, तो खाली आप ई हटा दो, खाली वोल्ट में आंसर कर दो, तो वो पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी बच्चों मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को आपको नोट डाउन भी कर लेना कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, यूनिट में खाली थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये ई हटा दोगे तो ये आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा, यानी दोनों की वैल्यू तो बराबर होगी, ये भी 4 होगा वो भी 4। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी और पोटेंशियल जो है वो वोल्ट में होगा, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो डायरेक्ट आप उसको है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल कह सकते हो कि 3.4 वोल्ट है, पर मैंने निकाल के बता दिया। जब भी कोई एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो ई हटा दे, वोल्ट में आंसर दे दो आप। इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट कर लेंगे अपन। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना न्यूमेरिकल का, इसको फिर नोट डाउन करते रहना आप। जो पहले वाला जो न्यूमेरिकल करवाया था उसमें अपन ने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की थी। अगर हालांकि उस न्यूमेरिकल के अंदर वेलोसिटी भी पूछते आप, तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल चुके थे, m इलेक्ट्रॉन का मास था, रख करके आप m की वैल्यू आप वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते थे उस क्वेश्चन के अंदर। अब अपन बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज न्यू नॉट, ये न्यू नॉट लिखा हुआ पे, क्लियर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू नॉट, यानी जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी टू न्यू नॉट है। केस फर्स्ट है भाई, जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू न्यू नॉट, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v1। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की जो v मैक्सिमम है वो कितनी कह रहा है क्वेश्चन, v1। तो फॉर्मूला क्या है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, h न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। पता ही आपको ये v मैक्सिमम का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, मैं वैल्यू रख रहा हूँ इसमें। h न्यू की जगह आप लिख लो टू न्यू नॉट माइनस, और खुद न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और थ्रेशोल्ड को तो इसने भी थ्रेशोल्ड ही कहा है, न्यू नॉट ही कहा है। हाफ एम वी मैक्सिमम की वैल्यू जो है v1 है, तो v1 का स्क्वायर लिख लो। ये टू न्यू नॉट में से न्यू नॉट जाएगा तो कितना रह जाएगा, खाली न्यू नॉट रह जाएगा, इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर। ये लो फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब के सेकेंड ये कह रहा है, के सेकेंड कह रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड टू 5 न्यू नॉट, यानी अब नई फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 ऑफ न्यू नॉट है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v2, और अब की बार मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है भाई, v2 है। तो वापस फॉर्मूला बताओ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, h न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। h न्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और v मैक्सिमम की वैल्यू है v2, तो v2 का स्क्वायर कर दो, है ना, v स्मॉल लिखना भाई, वेलोसिटी को स्मॉल v लिखते हैं अपन। बच्चों 5 न्यू नॉट में से एक न्यू नॉट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 4 न्यू नॉट, 4 न्यू नॉट, हाफ v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब बस कुछ नहीं करना, 2 में 1 का डिवाइड कर दो, इसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ v1 टू v2, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये मैं 2 v1 v2 चाहिए तो 1 में 2 का डिवाइड करना, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 तो है ये h न्यू नॉट, और ये है भाई h 4 न्यू नॉट, और वो लिखा हुआ हाफ एम v1 स्क्वायर, और ये लिखा हुआ हाफ एम v2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कट जाएगा, m से m कट जाएगा, h से h, न्यू नॉट से न्यू नॉट, तो आपके क्या आ गया, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/4, कितना आ गया 1/4। तो v1 अपॉन v2 कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर हटाओगे तो उस पर रूट लग जाएगा 1/4 पे, और 1/4 का रूट होता है 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1:2। इसको नोट डाउन कर ले आप, ये न्यूमेरिकल हो गया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अब बच्चों अपन कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं तो उनके बारे में अपन बात करते हैं, पर होंगे कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अपन ने इतने सारे कर लिए हैं वैसे, और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे वैसे इस टॉपिक पे भी बनते हैं, और पीछे ड्यूल नेचर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उस पर भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अब अपन बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है कि किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, हाउ काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड विथ वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड विथ वर्क फंक्शन, फॉर मेटल। जैसे भाई आपको क्वेश्चन अगर कह दे कि 2 मेटल है, एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है वर्क फंक्शन जिसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एक के लिए वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों पे सेम
फोटोन डाल दिया आपने, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग है, बस इसका कम है और इसका ज़्यादा है। तो आप वर्क फंक्शन डालो, आप दोनों के ऊपर फोटोन डाल रहे हो। चलो मान लो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरा दिया और इस पर भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरा दिया। तो आपने 5 का फोटोन डाला है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो दीवार तोड़ने में यानी वर्क फंक्शन में कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी? 2 की एनर्जी वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी, है ना। वर्क फंक्शन में 2 की एनर्जी खर्च हो जाएगी। पीछे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट वाला मेटल। अगर मैं दूसरे वाले मेटल की बात करूँ तो इसका वर्क फंक्शन 4 है, तो 5 का फोटोन डालोगे तो 4 तो दीवार तोड़ने में वेस्ट हो जाएगी। तो अगर 4 दीवार तोड़ने में वेस्ट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के पास अब कितनी बची? अब तो 1 ही बची ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो आप देखो एक कॉमन सेंस के बेस पे आइडिया लगा पा रहे हो कि जिसका वर्क फंक्शन कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है 2 से ये वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो ये क्वेश्चन बना करके भी दिया जा सकता है कि 2 metals of having work functions, 2 metals A and B having work functions 2 electron volt and 4 electron volts are exposed with the light of same frequency, same wavelength, या exposed with the photon, same photon. So which of them two will emit the photoelectron of greater kinetic energy या less kinetic energy, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा कम काइनेटिक एनर्जी का एमिट करेगा? तो ये आपको रिलेशन मेरे हिसाब से समझ में आ गया, पर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, और इसको मैं एज ए क्वेश्चन बना के भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 metals A and B having work functions W1 and W2, मैंने W1 और W2 दे दिया वर्क फंक्शन को, और W1 जो ये लो 5 1 5 2 कह देते हैं। बाकी क्वेश्चन W1 और W2 भी दे सकता है भाई, हर बार कोई ठेका नहीं लिया हुआ 5 1 और 5 2 देगा। 5 1 इज ग्रेटर देन 5 2, ठीक है। 5 1 ज़्यादा है, पहले वाला ज़्यादा है, दूसरे वाले का वर्क फंक्शन कम है, ठीक है। विच ऑफ देम will emit photoelectron of smaller kinetic energy? जस्टिफाई, पीछे जस्टिफाई कहते हैं, आप समझ जाना, टोरे में आंसर काम नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, वर्क फंक्शन 5 1 का ज़्यादा है, पहले वाले का A का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होगी। इसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप? अब आप ये ऐसा एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया, आप एग्जाम में थोड़ी दे सकते। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है भाई h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मैं इसको h को अंदर भेज देता हूँ, h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। h न्यू ये फाई नॉट हो गया है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। बस अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको ये दिमाग में रखना है भाई कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा ये चीज़ कम होगी। देखो ये तो फिक्स है, फिक्स में से अगर छोटी चीज़ माइनस करोगे, फाई नॉट कम होगा, अगर स्मॉल होगा तो ये चीज़ अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि इसमें से अगर इसको जैसे 5 में से अगर एक तो मैं 1 को माइनस करूँ तो 4 आंसर आ रहा है, और एक 5 में से मैं 2 को माइनस करूँगा 3 तो आएगा। तो जितना बड़ा माइनस करोगे तो आंसर छोटा होगा, जितना छोटा माइनस करोगे आंसर बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अपन को ये दिख रहा है इस क्वेश्चन से, इससे ये दिख रहा है इफ़ 5 1 इज ग्रेटर देन 5 2 देन, ये इसको काइनेटिक एनर्जी लिख लो या के ई लिख लो भाई। देन काइनेटिक एनर्जी जो है वो ए की, मतलब फर्स्ट वाले का वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किससे? सेकंड से। बस पता चल गया, अगर ये वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। आपको ऐसे कैसे एग्जाम में लिखना है ये। तो भाई कुल मिला के इसने कहा कौन स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी एमिट करेगा? तो स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी वो करेगा जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। वर्क फंक्शन ज़्यादा है 5 1 का, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी कम होगी? 5 1 की। सो मेटल ए विल एमिट इलेक्ट्रॉन ऑफ स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी। भाई आपको देखो इतनी अलग अलग वैरायटी के एग्जाम्पल से समझाया जाता है यार, और एग्जाम में कैसे लिखना सिस्टमेटिकली वो भी बताया जा रहा है आपको। तो आपको बस समझना यार, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने फोटोन डाला
वर्क फंक्शन में एनर्जी खर्च हो जाती है, पीछे बची हुई तो काइनेटिक एनर्जी है, तो वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम बचेगी। इतना सा लॉजिक है यार, ये तो देखते ही आइडिया लग रहा है कि वर्क फंक्शन फर्स्ट वाले का ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। वर्क फंक्शन को W1 W2 भी कह सकता है, तो कोई नहीं, यहाँ फाई की जगह W लिख लेना आप, स्टार्टिंग बताया हुआ जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो ये रफ कर लेते हैं। फिर देखो बच्चों कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपको एक ग्राफ दे दिया जाए और उसमें कहा जाएगा आइडेंटिफाई पेयर ऑफ ग्राफ है ना, विथ सेम फ्रीक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी, और ऐसे ग्राफ दे दिया आपको। ये भी करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, और ये पोटेंशियल है। ये आपने पढ़ा हुआ है वैसे सेकेंड डे की क्लास के अंदर, और आपको इस तरीके से ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ दे दिया, फिर एक ऊपर जा रहा है, फिर एक ग्राफ यहाँ आ रहा है, ये दोनों यहीं पे मिल रहे हैं, और ये ग्राफ इसके पास जा रहा है। क्लियर? थोड़ा बड़ा बना दूँ भाई डायग्राम, देखने में प्रॉब्लम होगी आपको। प्लस V माइनस V, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये ग्राफ दे दिए, A है, B है, C और D है, 4 ग्राफ है। अब आपको पहले वो ग्राफ बनाना है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। भाई फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है वो सेम होना चाहिए, आपको ये पहले बताया हुआ है। तो सेम फ्रीक्वेंसी वाले कौन से ग्राफ है, तो देखो ये पेयर बताने, एक तो ये पॉइंट देखो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इस ए वाले ग्राफ का, ए वाला ग्राफ ये जा रहा है जो ए वाला ग्राफ, ए वाले ग्राफ का और बी वाले ग्राफ का, दोनों का करंट तो अलग है, ये करंट है, ये करंट तो दोनों अलग है। ए यहाँ पे मिल रहा है और बी थोड़ा ऊपर जाके मिल रहा है, करंट तो अलग है, बट दोनों ए की जगह यहाँ नीचे मिल रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है दोनों का, इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है ए और बी का, इसका मतलब ए और बी की फ्रीक्वेंसी तो सेम है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 पेयर बताना है, ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, एक तो ये पेयर बन गया। दूसरा पेयर कौन सा है जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये देखो यहाँ इस जगह पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल इन 2 ग्राफ का सेम है। कौन सा? सी और डी। सी और डी का आपस में सेम है भाई, तो इसलिए सी और डी की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? सेम होगी। ये सेम फ्रीक्वेंसी वाले पेयर आ गया। और इसका बी पार्ट करते हैं, क्वेश्चन का बी पार्ट, सेम इंटेंसिटी का पेयर बताना है आपको। सेम इंटेंसिटी में इंटेंसिटी जब सेम होती है तो करंट भी सेम होती है। तो यहाँ पे करंट सेम है, किन किन की सेम है करंट? ये फर्स्ट कौन सा ग्राफ है? ये वाला ए, और वो कौन आ रहा है भाई? सी। तो ए और सी की करंट सेम है, पोटेंशियल अलग अलग है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के अलग अलग है, बट करंट दोनों की सेम है। तो करंट सेम किस किस की? ए और सी की। और एक दूसरा पेयर और बताओ, ऊपर भी देखो, ऊपर भी 2 जने मिल रहे हैं, एक तो कौन है? बी और एक डी। बी और डी की करंट सेम है, यानी जब कहा जाए इंटेंसिटी सेम है तो आपको बस ये देखना है कि करंट सेम है कि नहीं है, और कहा जाए कि भाई फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होना चाहिए, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? करंट पे। अब बच्चों ऐसे कैसे, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे ये ऐसा भी ग्राफ दे सकते हैं आपसे, ऐसे जैसे मैंने 4 ग्राफ दिए ना, उसकी जगह 3 का भी दिया जा सकता है आपको, और यही क्वेश्चन दे सकते हैं आपको जी। और ग्राफ को नाम देते हैं अपन, ये ए है, ये बी, और वो तीसरा वाला सी है। ये नोट कर लेना भाई, पहला वाला क्वेश्चन नोट कर लेना। अब आपसे पूछे सेम फ्रीक्वेंसी वाला पेयर बताओ, सेम फ्रीक्वेंसी, तो सेम फ्रीक्वेंसी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना सेम किन 2 जनों का है, एक तो ए का और एक सी का। तो ए और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन आपको कहते हैं सेम इंटेंसिटी का पेयर बताओ, तो सेम इंटेंसिटी में करंट सेम देखनी है, करंट यहाँ रही इस जगह पे, करंट यहाँ 2 जने मिल रहे हैं भाई सेम करंट वाले, कौन कौन? ए और बी। तो सेम इंटेंसिटी वाले हैं ए और बी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी नोट डाउन कर लेना आप। दूसरी एक चीज़ और मैं बता रहा था आपको, इसको हटा देता हूँ मैं। देखो बच्चों, आपको है ना, जब स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो ये बताया था कि कैथोड होता है और ये एनोड होता है ना। देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? एनोड को दिया गया नेगेटिव वोल्टेज जो इस इलेक्ट्रॉन को रोक दे, इलेक्ट्रॉन को पास में नहीं आने दे, रोक दे, स्टॉप कर दे, करंट को 0 कर दे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था, यानी एनोड का जो वोल्टेज था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो खाली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इस बात को याद रख लेना। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ ऐसे कि कैथोड और एनोड के बीच की डिस्टेंस हाफ कर दी तो न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल
स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट लिखना भाई, डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड एंड ओनली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, खाली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ये। लेकिन इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट भी बच्चों, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिपेंड करती है कैथोड और एनोड के बीच के, और जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी खुद जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैथोड और एनोड के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? स्क्वायर के। जैसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मैं कैथोड और एनोड के बीच में पहले इनिशियल के अंदर डिस्टेंस जो है 50 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 50 सेंटीमीटर। क्लियर? कैथोड और एनोड के बीच की डिस्टेंस पहले 50 थी, अब मैंने 25 कर दी। अब डिस्टेंस बीच की डिस्टेंस जो है मैंने 25 कर दी। भाई आप लैंग्वेज में लिख लेना, 25 सेंटीमीटर कर दी, यानी डिस्टेंस 50 की जगह 25 कर दी, डिस्टेंस हाफ कर दी मैंने। कितनी कर दी? हाफ। तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सीधा क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? करंट पे। तो आप देखो डिस्टेंस हाफ कर ली तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो इंटेंसिटी जो होगी, डिस्टेंस आपने 1/2 कर दी। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4, लेकिन ये अपॉन में है, तो अपॉन में 1/2 लिखा तो अपॉन में 1/4 हो जाएगा, और 1/4 4 ऊपर चला जाएगा तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स। तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी तो करंट भी कितनी टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स। ध्यान रखना, डिस्टेंस हाफ हो गई 1/2, तो इंटेंसिटी 1, अगर डिस्टेंस हाफ हो गई तो इंटेंसिटी जो है हाफ का स्क्वायर कितना होगा भाई? 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो उस 1/4 को उल्टा कर दो, इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स। डिस्टेंस कम करने पे इंटेंसिटी बढ़ती है, और डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी, सॉरी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई तो करंट भी फिर 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक भाई कैथोड और एनोड के बीच की डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर से रिड्यूस करके 25 सेंटीमीटर कर ली, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फ़र्क पड़ा? तो फिर आप ये क्वेश्चन कह देना 4 टाइम्स, मतलब आंसर लिखोगे आप 4 टाइम्स। डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आप मन से ऐसे वर्बली मुंह पे कैलकुलेशन करो आप। जैसे क्वेश्चन कह दे कि भाई डिस्टेंस पहले 100 सेंटीमीटर थी और आपने डिस्टेंस अब कर ली 25, तो 100 का 25 होता है 1/4, तो 1/4 अपॉन में है ना, अपॉन में 1/4 का स्क्वायर करो तो 1/16 ऊपर चला जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी 16 टाइम्स, तो करंट भी कितने टाइम्स हो जाएगी? 16 टाइम्स। ये ध्यान रखना। ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है पहले डिस्टेंस थी 25 सेंटीमीटर, बाद में 100 कर दी, तो 25 का 100 है 4 टाइम्स, तो अब आपकी कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी? तो 1 बाई डिस्टेंस अब की बार 4 टाइम्स है, डायरेक्ट ही 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, तो इंटेंसिटी 1/16, तो इंटेंसिटी 1/16 हो गई तो करंट भी कितनी हो जाएगी? 1/16। तो खाली मैं इतनी सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैथोड और एनोड के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, बट इंटेंसिटी करती है। एक और बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो फर्स्ट डे का लेक्चर था उसमें आप देखना लास्ट मिनट के अंदर जब आपको मैंने ये समझाना शुरू किया कि भाई कैथोड मतलब ये मेटल के ऊपर जो है बल्ब से लाइट गिर रही है, फोटोन पैकेट, और फिर मैंने ना फोटोन की फ्रीक्वेंसी लिखी 3 हर्ट्ज और इंटेंसिटी लिखी। मैंने इंटेंसिटी का यूनिट हर्ट्ज लिख लिया था पीछे गलती से। आप फर्स्ट डे के लेक्चर में देखना लास्ट के अंदर जब ये एक्सप्लेन किया गया है, मेरे ख्याल से 59 मिनट के आसपास है ये। अब जल्दबाजी में जब एक्सप्लेन करते हैं तो चीज़ों को समझाने पे ध्यान चला जाता है, उसमें थोड़ा ऐसे गलती हो जाती है। रे ऑप्टिक्स चैप्टर में भी एक अपॉन में A- लिख लिया था मैंने, है ना। हालांकि मैंने वो जो वीडियो लेक्चर डाला है उसमें कमेंट में बता दिया, पीछे नीचे लिख लिया था मैंने, पर ये बाद में जब वीडियो वापस टाइमली देखते हैं या आप में से कोई स्टूडेंट देखता है तो बताता है कि भाई ये गड़बड़ हो गई सर। तो ये ध्यान रखना, इंटेंसिटी का यूनिट हर्ट्ज नहीं होता है, इंटेंसिटी को अभी अपन पढ़ेंगे। इंटेंसिटी का यूनिट वॉट अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। इंटेंसिटी वहाँ भले खाली 3 भी लिख करके उसको देख सकते हो आप, खाली 3 लिख लेना, आप हर्ट्ज मत लिख लेना इंटेंसिटी का यूनिट। वैसे आपको वहाँ की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने कहा था उस समय उसको नोट डाउन मत करो, आप खाली समझो। तो इसलिए इंटेंसिटी थी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, कितने फोटोन गिर रहे हैं 1 सेकेंड में यूनिट एरिया पे। तो इसको हटा देता हूँ मैं एक बार, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अब मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर आप थोड़ा फोकस करना। अब बच्चों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ग्राफ पे। ये जो ग्राफ है ये बिटवीन फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ग्राफ। आप इसको यूं भी कह सकते हो, डिटरमिनेशन ऑफ
प्लांक कांस्टेंट। अब इसके बारे में मैं ये बता देता हूँ, इस टॉपिक के बारे में जो अपन पढ़ रहे हैं। देखो आप इसको नोट डाउन करना है, सब कुछ ऐसे कैसे लिखना है आपको, पर इसको याद ऐसे नहीं करना है। इसका जो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलेगा ना, उसको आपको याद रखना। लास्ट में जो फॉर्मूला निकलेगा उस डायरेक्ट खाली फॉर्मूले को याद रख लेना। और उससे रिलेटेड मैं फिर और भी कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करूँगा, उनको दिमाग में रखना। अभी जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे छोटा सा डेरिवेशन है, कोई डेरिवेशन बहुत बड़ा नहीं है, पर उसको आपको खाली दिमाग में रखना है लास्ट कंक्लूजन को। तो देखो आपको आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है मुझे बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है h न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं काइनेटिक एनर्जी को लूँ या स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो मैं फ्रीक्वेंसी तो आएगी, इधर तो फ्रीक्वेंसी तो है ही, मैं फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ में ले रहा हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो इन दो को ले रहा हूँ, तो इसको भूल जाओ। क्लियर, इसको भूल जाओ। और मैंने आपको पहले बताया भी है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक जैसे ही काम करेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, बस यूनिट का डिफरेंस होता है, वैल्यू का भी डिफरेंस नहीं है। एक की 3.4 है तो दूसरे की भी 3.4 होगी, बस यूनिट होगा, एक का इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होगा तो एक का वोल्ट होगा। तो मैं इन चीज़ों को ले लेता हूँ और इसको मैं h को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट। h न्यू और h न्यू नॉट को कह दो फाई नॉट, वर्क फंक्शन है, इक्वल टू ई वी नॉट। अब वी नॉट बताओ मुझे कितना होगा, ये वी सही लिखना होगा भाई, कैपिटल वी नॉट। वी नॉट कितना होगा, ई को अपॉन में भेज दो, h अपॉन ई को अपॉन भेजा, h अपॉन ई, और ये न्यू पड़ा है और फाई नॉट के अपॉन में भी ई आ जाएगा, ये h अपॉन ई। देखो ये मेरे पास एक इक्वेशन आया है, और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम वैसे ही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y की जगह मैं ले रहा हूँ इस v0 को y एक्सिस लूंगा मैं, x की जगह मैं ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को न्यू को, और m की जगह मैं ले रहा हूँ h अपॉन ई को, और c की जगह कांस्टेंट की जगह फाई नॉट अपॉन ई। यानी कहने का मतलब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट है, तो ये y प्लस एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट है। सो द ग्राफ बिटवीन v0 न्यू ग्राफ जो होगा, v0 न्यू ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, विल बी स्ट्रेट लाइन। तो कैसी स्ट्रेट लाइन होगी देखना भाई, ये आपने 10th 11th में पढ़ा हुआ है, 11th फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर के अंदर भी बताया था। तो मैं y एक्सिस के अलोंग इसको ले रहा हूँ v0 को, ये v0 मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल y एक्सिस है। और ये देखो ये पीछे जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, ये माइनस फाई नॉट अपॉन ई, फाई नॉट अपॉन ई इंटरसेप्ट है। इस y एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ कट करेगा, उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। और माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ ग्राफ कट करेगा। तो कहने का मतलब ये ग्राफ आपको बढ़ाना नहीं, ग्राफ ऐसा होगा इस तरीके से। इधर मैं ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को, और ये ग्राफ जो है पीछे जाकर के डॉट डॉट करके बढ़ाना है। ये जहाँ पे भी यहाँ टच करेगा इस v0 वाले एक्सिस को, इसको y एक्सिस लिया मैंने, तो y एक्सिस को ये जब आप स्ट्रेट लाइन खींचते हो तो ये जहाँ पे भी कट करता है उसको कहता है ये c कांस्टेंट कहते हैं। अगर c नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे कट करेगा, और c पॉजिटिव है तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से कट करती हुई जाती है। लेकिन नेगेटिव है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन कहाँ कट करेगी, नीचे। तो ये तो है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट की वैल्यू ये रही फाई नॉट अपॉन ई, ये फाई नॉट अपॉन ई क्या है, ये इंटरसेप्ट है। क्लियर। तो बच्चों इंटरसेप्ट तो आया फाई नॉट अपॉन ई, अब आपको याद रखना इंटरसेप्ट है फाई नॉट अपॉन ई। और आपको याद होगा कि एंगल जो थीटा बन रहा है इसका टेन थीटा जो होता था उसको अपन स्लोप कहते हैं स्लोप। स्लोप कौन होगा, तो ये ग्राफ किसके बीच में भाई, v0, ये v0 है y एक्सिस, और x एक्सिस के अलोंग किसको लिया मैंने, न्यू को x एक्सिस के अलोंग लिया। तो ये ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो x के पास में होता है, x के मल्टीप्लाई उसको कहते हैं स्लोप m। यहाँ हमारा न्यू x का काम कर रहा है, जिसके मल्टीप्लाई कौन है, h अपॉन ई। तो h अपॉन ई है स्लोप, कौन है, स्लोप। तो इस ग्राफ की स्लोप यानी टेन थीटा जो है वो h अपॉन ई के इक्वल है। तो बच्चों मैं ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लें, ये लिखे ग्राफ बनाए और मैं ये रफ कर रहा हूँ। तो मुझे तो बस खाली एक चीज याद रखनी है, बेसिक मैथ्स है, कि जो ग्राफ की जो स्लोप आई है, स्लोप ऑफ ग्राफ, और वैसे स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं होता और आपको कहा जाए स्लोप निकालो, तो आप यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ मिला देते हैं आप इन दोनों पॉइंट्स को। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती उनका जो डिफरेंस आता, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ये न्यू फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को आप कहते हैं डेल्टा न्यू, क्या कहते हैं, डेल्टा न्यू। और इसको सामने जहाँ पे भी मिलाते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल नोट करते हैं,
और यहाँ पे मिलाने पे पोटेंशियल जो नॉट करते हैं इसको आप कहते हैं डेल्टा वी नॉट। क्या कहते हैं आप इसको? डेल्टा वी नॉट। और ये लाइन खींच ली मैंने, तो थीटा टेन थीटा क्या आएगा इस ट्रायंगल से, आप मुझे बताओ। ये तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर तो है, डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट। और ये बेस पूरा ये कितना है भाई? डेल्टा न्यू। तो अगर आपको मैं इस ट्रायंगल से टेन थीटा बताऊं, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रायंगल है भाई आपका एबीसी, तो परपेंडिकुलर तो है ये बीसी और बेस है एबी। बीसी की डायरेक्ट वैल्यू बताओ मुझे कितनी है? डेल्टा वी नॉट। और बेस कितना है भाई? डेल्टा न्यू। और हम जानते हैं, ये तो मैंने इस ग्राफ से निकाली, लेकिन हम जानते हैं, अभी मैंने यहाँ नीचे लिखा था कि जो ये यहाँ लिखा था मैंने वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू और फाई नॉट अपॉन ई लिखा था ना, तो मैंने कहा न्यू के मल्टीप्लाई में जो बैठा है वो हमारा स्लोप है। तो एक तो ग्राफ से स्लोप निकालनी हो तो डेल्टा वी नॉट अपॉन न्यू, और एक इक्वेशन से स्लोप निकालनी हो तो वो है एच अपॉन ई। क्लियर? ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है पहले तो स्लोप का, इसको देख लो। तो ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप, उससे आप एच निकाल सकते हो, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक ने भी एच को ऐसे ही निकाला था, उसने पहले ग्राफ से है ना, ग्राफ खींचा, वी नॉट और न्यू के बीच में उसने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ की स्लोप निकाली। स्लोप ये ऐसे निकाली और इसने टेन थीटा मतलब स्लोप निकाल दी और स्लोप को इक्वल कर दिया एच अपॉन ई के, और ई को उधर भेज दिया और एच आ गया प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक ने एच को ऐसे प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऐसे फाइंड आउट किया था। तो कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि वी नॉट न्यू ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप एच अपॉन ई होती है, और उससे अपन क्या निकाल सकते हैं? प्लांक कांस्टेंट। तो अपन एक लाइन लिख सकते हैं, सो यू लिख सकते हैं हियर द स्लोप ऑफ, स्लोप ये कौन सा ग्राफ है भाई? वी नॉट न्यू ग्राफ है। स्लोप गिव्स प्लांक कांस्टेंट, क्या देती है अपन को? प्लांक कांस्टेंट। ये याद रखना बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको किस वैरायटी के क्वेश्चन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो बात मैं बता रहा था, ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन वी नॉट एक्सिस, इस वी नॉट के ऊपर इस वी नॉट को जो कट किया इसने, ये इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट है फाई नॉट अपॉन ई। तो इंटरसेप्ट की हेल्प से आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। तो इंटरसेप्ट गिव्स वर्क फंक्शन। क्या देता है ये? वर्क फंक्शन। अब आपको ये पता चल गया होगा कि इस ग्राफ से अपन कैसे स्लोप निकालेंगे, कैसे वर्क फंक्शन निकालेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको आइडिया लग जाएगा, बट आप इसको याद रखें, वी नॉट न्यू ग्राफ की जो स्लोप होगी वो एच अपॉन ई के इक्वल होगी, और इसकी जो इंटरसेप्ट होगा वो फाई नॉट अपॉन ई के इक्वल होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। तो बच्चों जैसे मैं अब बस आपको इतना ही कहूँगा, वैसे वो टॉपिक जो अभी करवाया इतना डायरेक्ट थ्रू आउट नहीं पूछा जाएगा, उसके कंक्लूजन्स पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर भी आप एक क्वेश्चन बना करके लिख लो, उसको एग्जाम में ऐसे इस तरीके से दिया जा सकता है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ न्यू वी नॉट ग्राफ एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्योंकि आजकल पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज हो गया है, डिफिकल्ट हो गया लेवल, तो इसलिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आपको चीज़ों को हल्के में नहीं लेना, डायरेक्ट है जैसे हम थ्योरी याद कर लिए, 10 तक सब ठीक था, अब क्वेश्चंस इस तरीके से डायरेक्ट नहीं आते हैं, हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। हम टॉपिक को समझा हुआ है तो उस पर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे अभी मैंने ये डेराइव करवाया है तो उस पर ऐसे क्वेश्चन बना करके दिया जा सकता है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ न्यू वी नॉट ग्राफ एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गिव्स प्लांक कांस्टेंट। तो जब प्लांक कांस्टेंट आ जाता है तो दिमाग में वही आ जाना चाहिए आपके कि ये डेरिवेशन है। तो अभी मैंने आपको ये जो है आप पूरा ये डेरिवेशन ऐसे कर लेना, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू सामने ई वी नॉट लिखा था, एच इसको अंदर भेज देना, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट, ये पूरा मैंने किया ना डेरिवेशन, एच न्यू और इसको बोले वर्क फंक्शन लिख लो ई वी नॉट, ई को अपॉन में भेज दो तो वी नॉट इक्वल टू एच के अपॉन में ई आ जाएगा, न्यू फाई नॉट अपॉन ई, और ये जो है स्लोप है, ये सामने वाला क्या है? स्लोप। तो स्लोप अभी तो हमने स्लोप निकाली भाई, अभी स्लोप निकाली थी वो डेल्टा वी नॉट अपॉन न्यू, और एक हमारे यहाँ से स्लोप इक्वेशन से क्या आई? एच अपॉन ई। तो एच किसके इक्वल हो जाएगा? इसको ई को उधर भेज दो, या इसको भले हटा दो, इसको रहने दो, ई को उधर भेज दो, स्लोप इंटू ई। तो इसने कहा भाई प्रूव करो प्लांक कांस्टेंट किसका प्रोडक्ट है? स्लोप और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये प्रूव कर दिया है ना। तो आप वैसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, स्लोप इक्वल टू एच अपॉन ई होती है, बहुत ज़्यादा जरूरत आएगी।
और अगर कहते हैं भाई प्लांक कांस्टेंट इससे कैसे निकाला जाएगा, तो इसको ई को उधर मल्टीप्लाई करना है बस स्लोप के साथ, तो हमारे प्लांक कांस्टेंट निकल जाएगा। बट ग्राफ किसके बीच में होना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और भी देखो कई वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे देखना भाई अब लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, हल्के में मत लें। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि टू डिफरेंट मेटल्स है, ड्रॉ वी स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, न्यू वी नॉट ग्राफ फॉर टू डिफरेंट मेटल्स एक्स एंड वाई having threshold frequency nu 01 and nu 02, और क्वेश्चन कह रहा है nu 01 इज ग्रेटर देन nu 02। क्लियर, दो मेटल है जिनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu 01 है और nu 02 है, ग्राफ बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और ये फ्रीक्वेंसी ये हालांकि हमने जब स्टार्ट हुआ था सेकंड डे की क्लास थी, हमने स्टडी की थी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, तब हमने बना दिया था। और अभी हमने देख लिया कि न्यू और वी नॉट के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन। इसको जब पीछे बढ़ाओगे आप, तो ये पीछे जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो इंटरसेक्ट करेगी तो वो वर्क फंक्शन की वैल्यू देगा। पर मैं इसको यहाँ तक नहीं लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो पहले की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है nu 01। एक दूसरे के लिए भी ग्राफ बनाना, दूसरा मेटल, ये जो ग्राफ है ये मेटल एक्स के लिए, किसके लिए है, मेटल एक्स के लिए। अब दूसरा मेटल वाई, सॉरी ये एक्स के लिए नहीं है, सॉरी एक्स की फ्रीक्वेंसी है nu 01 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी nu 02। तो दो मेटल है तो दोनों के लिए ग्राफ जो आएगा ऐसे पैरेलल लाइन से आएगी पे। अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी है, nu 01, तो nu 01 ज़्यादा है तो nu 01 थ्रेशोल्ड, यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, तो nu 01 ज़्यादा है, इधर तो लिखोगे nu 01 और इधर क्या लिखोगे nu 02। ये किस मेटल के लिए, मेटल नंबर एक्स के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है मेटल एक्स की फ्रीक्वेंसी जो है मेटल एक्स की वो nu 01 है और nu 01 ज़्यादा है, इसलिए nu 01 इधर आएगा और nu 02 इधर की तरफ आएगा मेटल वाई के लिए। ये ग्राफ बना दो आप, ऐसे कैसे क्वेश्चन लिख के बना दो ये ग्राफ। फिर देखो इसी को दूसरे वैरायटी से भी पूछा जा सकता है। अब कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि एक की nu 01 है, nu 02 बड़ी इस बार, तो nu 02 बड़ी है। तो बच्चों देखो जो मेटल एक्स और वाई है, ग्राफ तो पैरेलल लाइन ही आएंगे, लेकिन मेटल एक्स की फ्रीक्वेंसी इस बार कम है nu 01, तो ये तो nu 01 पीछे हो जाएगी और nu 02 आगे की तरफ हो जाएगी। और इस बार ये मेटल एक्स है, लिख लेना मेटल एक्स, और ये कौन सा मेटल है, वाई है। क्लियर, इस क्वेश्चन को देखो और तीसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी ना, इसकी जगह वर्क फंक्शन भी दे सकता है, हैविंग वर्क फंक्शंस W1 एंड W2, और क्वेश्चन ने कह दिया W1 ज़्यादा है किससे, W2 से। तो देखना भाई अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देख लेना, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, और सीधे 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप हल्के में मत लें इन चीज़ों को। वापस न्यू वी नॉट ग्राफ बनाना, न्यू वी नॉट ग्राफ कहते ही अपने को स्ट्रेट लाइन बनाना है, फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी, ग्राफ जहाँ से स्टार्ट होता है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आपको ये बताया गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में ग्राफ जो होता है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, जहाँ से ये शुरू होता है ग्राफ उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट डालने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है। ये बताया हुआ है आपको कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान लो वर्क फंक्शन है, और आप 4 की फ्रीक्वेंसी डालोगे 4 हर्ट्ज की, तो खाली इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा। अब खाली इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बचेगी नहीं, तो इसके पास जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी, 4H की एनर्जी चाहिए, 4 हर्ट्ज का डाला तो पूरी दीवार तोड़ने में वेस्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी 0, और काइनेटिक एनर्जी 0 तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कितना होगा, 0। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्राफ शुरू होता है। क्लियर, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है, ये तो ग्राफ आपको हमेशा याद रखना है, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा बस। क्वेश्चन ये कह रहा है इस बार वर्क फंक्शन दिए और W1 वर्क फंक्शन ज़्यादा है, W1 वर्क फंक्शन ज़्यादा है भाई, मेटल एक्स जो है उसका वर्क फंक्शन है W1 और ज़्यादा है, तो W1 ज़्यादा है तो भाई मेटल एक्स का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, एक्स का वर्क फंक्शन ज़्यादा तो एक्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, तो एक्स आएगा इधर पीछे की तरफ और वाई अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि एक्स का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। मेटल एक्स और वाई दे दिए वर्क फंक्शन W1 और W2 रेस्पेक्टिवली है, तो W1 ज़्यादा है तो इसलिए एक्स मेटल इधर की तरफ आएगा पीछे, और मेटल वाई जो है इधर की तरफ आएगा। और इनको पीछे बढ़ाओगे आप इन दोनों को, तो इसको ये एक्स का एक्स को मिलाने पे ये इसका यहाँ पे वर्क फंक्शन होगा W1/E,
मैंने अभी तो बताया भाई आपको कि ग्राफ को पीछे बढ़ाने पे ये जहाँ पे भी टच करता है उसको फाई नॉट अपॉन ई कहता है इंटरसेप्ट, और ऐसे कैसे इसको टच करोगे तो ये कहाँ आएगा W2 अपॉन ई। ये भी ग्राफ बना दो अगला इक्वेशन लिख करके, जब वर्क फंक्शन दे तब आपको ग्राफ पूरा इतना बनाना है यहाँ तक। ये वर्क फंक्शन ज़्यादा है W1, इसलिए W1 जो होगा ये x इधर पीछे की तरफ होगा और y इधर। ये उल्टा भी कर सकता था, W2 ज़्यादा कहता तो फिर ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, है ना। अच्छा ये एक और मैं ये क्वेश्चन एक और अलग तरीके से बता रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, नोट कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक मेटल ए है, मेटल ए के लिए ग्राफ आपको क्वेश्चन ही अवेलेबल करा दिया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ आपको अवेलेबल करा दिया क्वेश्चन ने खुद ने। अब ये ग्राफ आपको अवेलेबल करा दिया और ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज द ग्राफ फॉर मेटल ए। नाउ ड्रॉ, अब आप लैंग्वेज खुद लिखना पे, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ गिवन फॉर मेटल ए। नाउ ड्रॉ द ग्राफ फॉर मेटल बी हैविंग वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन ब्रैकेट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख लेना, वर्क फंक्शन ग्रेटर देन ए, यानी ऐसे मेटल बी के लिए ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ फॉर अनदर मेटल बी हैविंग वर्क फंक्शन ग्रेटर देन ए से ज़्यादा वर्क फंक्शन है और दूसरे मेटल बी के लिए ग्राफ बनाओ, तो ये बना दो ऐसे, बस वर्क फंक्शन ज़्यादा है इसलिए मेटल बी का ग्राफ इधर आएगा। तो आप समझ रहे हो कि ये ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, कितने भी मेटल हो, ये दो मेटल है, तीसरा होता तो इधर आ जाता, चौथा होता तो और इधर आगे आ जाता, और जैसे जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मेटल्स की, आगे जाते जा रहे हैं, कम होगी तो पीछे जाएंगे, लेकिन आएंगे सबके लिए पैरेलल लाइंस आएगी, पैरेलल लाइंस, क्लियर। तो मेटल बी के लिए ग्राफ बनाओ भाई, तो मेटल बी के ए वाला आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ऐसे दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ होगा, बी के लिए बनाना है तो आपको कॉपी पे ये पहले डायग्राम बना देना मेटल ए का और इसके पैरेलल में बी का इधर बना देना, क्योंकि बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। क्वेश्चन कहते हैं बी का वर्क फंक्शन कम है तो फिर यहाँ मत बनाना, तो इधर पीछे बनाना, पीछे में भी जीरो से शुरू मत कर लेना, जीरो से कभी भी ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा ये ग्राफ, क्लियर। तो ये आपको मैंने इतनी वैरायटी के बना दिए, ये भाई पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ए वाला दिया ही था, बी वाला ड्रॉ करना है, ड्रॉ कहाँ कॉपी में करना, पेपर में मत ड्रॉ कर लेना, कॉपी में ड्रॉ करना है। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो एक बार ये क्वेश्चन और दूसरे तरीके से भी पूछा गया है कि आपको ऐसे ग्राफ दे दिया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ दे दिया आपको खुद ऐसे दो मेटल्स के लिए, एक की फ्रीक्वेंसी ν01 है, ν02, क्वेश्चन ने ग्राफ दे दिया आपको। क्वेश्चन ने ये पूछा कि पैरेलल क्यों है भाई, व्हाई दीज ग्राफ्स आर पैरेलल, व्हाई, सीधा मैं लिख लेता हूँ, ग्राफ्स आर पैरेलल लाइन, ये पैरेलल क्यों है, इसका आंसर बताओ आप। तो इसका आंसर सीधा सा है कि भाई ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप हमने पढ़ा है कि V0 न्यू ग्राफ जो है, V0 न्यू ग्राफ की जो स्लोप होती है वो h अपॉन ई होती है, तो अपन लिखेंगे सिंस द स्लोप ऑफ V0 न्यू ग्राफ इज कितनी होती है, h अपॉन ई होती है ना, h अपॉन ई विच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट ही तो है, h भी कांस्टेंट और e भी कांस्टेंट, तो ये ग्राफ की जो स्लोप होती है h अपॉन ई होती है और ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बस आपको इतना सा याद रखना है, ये कंप्लीट हो गया। देखो एक दो और मैं वैरायटी बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास करने के लिए, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों एक और चीज़ है, एक बार एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आया था, आपसे ये कहा था फाइंड प्लैंक कांस्टेंट, और इधर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया था और इधर फ्रीक्वेंसी दी थी, और ये ग्राफ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ x और इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं l, क्लियर। अब आपको स्लोप निकाल मतलब प्लैंक कांस्टेंट h कैलकुलेट करना है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा भाई, थीटा ही होगा। तो आप इससे मुझे यूँ बताओ स्लोप मतलब tan थीटा बताओ क्या होगा, tan थीटा, इस ट्राइंगल से बताओ tan थीटा, यहाँ से ऊपर से नहीं, यहाँ नीचे ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल से tan थीटा निकाल दो ना, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी l अपॉन x होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस l अपॉन x। बट हमें पता है कि जो स्लोप होती है वो कितनी होती है, h अपॉन ई होती है ना, अभी कभी की बात कर रहे हैं यार इतनी देर से, h अपॉन ई होती है स्लोप, दोनों को बराबर कर दो, तो l अपॉन एक्स इक्वल टू h अपॉन ई, और e को उधर भेज दो तो h आ जाएगा, l अपॉन एक्स इंटू ई। देखो इतना ईजी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन, कि प्लैंक कांस्टेंट निकालो इस ग्राफ की हेल्प से,
तो मैंने फाइंड आउट कर दिया। इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लें। क्लियर? अब मैं एक थोड़ी सी एक नई और डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसके ऊपर। देखना बच्चों, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है। ये ग्राफ दे दिया जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी होगी और ये क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई जरूरी नहीं हर बार स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 लिखें, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए VS भी दिया जा सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल को। और ये आपको ऐसे ग्राफ दे दिया, ऐसे। क्लियर? ऐसे ग्राफ दे दिया। ये तो ग्राफ आप पता ही, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल्स are V1 and V2 corresponding to frequencies nu1 and nu2 for incident radiation. Find Planck constant. अब कितनी वैरायटी से क्वेश्चन बन सकता है यार। प्लैंक कांस्टेंट फाइंड आउट करना, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखना। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि nu1 फ्रीक्वेंसी है ना, nu1, ये nu1 की फ्रीक्वेंसी है, nu1। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी बता रहा है, ब्रैकेट में लिख लेना, nu1 छोटी होगी और nu2 बड़ी है ना। nu1 छोटी है तो ये nu1 पे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो V1 है। क्वेश्चन ने पहले ही कहा, देखो पढ़ो इसको ध्यान से। और एक nu2 फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है nu2, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V2। कितना है, V2। और प्लैंक कांस्टेंट निकालना था। अब तो ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया। ये एक लाइन खींच लेता हूँ मैं और ये एक लाइन खींच लेता हूँ, है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो लाइन होगी ये तो किसका डिफरेंस होगी, ये क्या होगा, ये तो डेल्टा V होगा ना। हमने स्टार्टिंग में कहा था डेल्टा V, तो ये तो डेल्टा V होगा। और डेल्टा V कितना होगा भाई, ये डेल्टा V, तो V2 माइनस V1 निकाल दो। आप ग्राफ ऐसे तो निकालते हो, V2 माइनस V1 करते हो तो ये बीच वाली लाइन आ जाती है। अच्छा, ये भाई इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी nu1 है और पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी nu2 है और स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट को नीचे मिलाओगे तो फ्रीक्वेंसी nu1 और nu2 आ रही थी। इनका जो डिफरेंस होगा ये हमारे डेल्टा न्यू होगा। क्या होगा, डेल्टा न्यू। तो डेल्टा न्यू कितना होगा, nu2 माइनस nu1। डेल्टा न्यू कितना होगा, nu2 माइनस nu1। तो भाई आपको स्लोप निकालनी मतलब tan थीटा। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, हमने अभी जस्ट लिखा था, स्टार्ट में डेरिवेशन करवाया तब मैंने बता दिया आपको। स्लोप निकालनी है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है डेल्टा V और बेस है डेल्टा न्यू, ये मैंने लिखा था स्टार्टिंग में। और मैंने आपको बताया कि स्लोप को आप h अपॉन ई के बराबर कर दो तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी होगी, V2 माइनस V1, और डेल्टा न्यू की वैल्यू होगी nu2 माइनस nu1 और h अपॉन ई। अब इसको ई को उधर भेज दो आगे आंसर, V2 माइनस V1 और nu2 माइनस nu1 इंटू ई, ये आंसर आ गया। देखो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप आराम से इनको कर सकते हो, है ना। इसी वैरायटी का मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ जिसमें 2 ग्राफ होंगे आपके। ये हटा देता हूँ भाई, नोट डाउन कर लेना इनको। V और न्यू को थोड़ा सही ढंग से लिखे आप और इनमें डिफ्रेंशिएट करें। ऐसे नहीं अपनी कॉपी में लिखते लिखते आप कंफ्यूज हो जाए, आपको पता ही नहीं चले कौन सा V है कौन सा न्यू है। न्यू को हो सके जितना टेढ़ा मोड़ के लिखो आप, न्यू को ऐसे मोड़ के लिखो छोटा सा, और V को हो सके जितना कैपिटल लिखो आप, है ना। पोटेंशियल, और क्योंकि पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी साथ साथ आते रहेंगे। ये हटा देता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन है देखना। अब बच्चों अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, थोड़ा मैं क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूँ एक्चुअली, है ना। आप नोट्स में देखते ही समझ जाओगे। वैसे 2 मेटल्स के लिए है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल को VS भी लिखते हैं, दोनों सिंबल यूज़ करते रहो आप, V0 या VS। 2 अलग अलग मेटल्स के लिए आपको ग्राफ दे दिए गए। और मेटल्स के लिए एक मेटल का नाम है M1 और दूसरे मेटल का नाम M2 है। पैरेलल लाइन्स आते हैं, एक की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है nu01 और एक की क्या है nu02। क्वेश्चन आपसे एक तो कह रहा है कि दोनों के वर्क फंक्शन फाइंड आउट करो, फाइंड वर्क फंक्शंस ऑफ M1 एंड M2। और दूसरी चीज आपसे ये पूछी जा रही है कि इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल्स फॉर फ्रीक्वेंसी nu3, एक nu3 फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एक nu3 फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन गिर रहा है और nu3 जो है nu1 से भी बड़ी है, nu1 से, और nu3 जो है ये nu02 से भी बड़ी है, दोनों से बड़ी है। nu3 इसके ऊपर भी गिर रही है और इसके ऊपर भी गिर रही है, आर V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली फॉर M1 एंड M2।
फाइंड प्लांक कांस्टेंट, ये भी क्या पूछ रहा है, प्लांक कांस्टेंट। देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना भाई, ट्राई करना, समझने की कोशिश करना। सॉल्यूशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहला पार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं। वर्क फंक्शन निकालना है, तो वर्क फंक्शन तो बहुत इजी है। फर्स्ट वाले का वर्क फंक्शन निकालना है φ1, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट होता है ना, तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1, तो इसका न्यू नॉट 1 हो जाएगा, और दूसरे का वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट 2। ये आंसर आ गया। ये तो है भाई m1 का, और ये किसका है, फॉर m2। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब सेकेंड क्वेश्चन करना है अपन को। देखो सेकेंड में स्टॉपिंग पोटेंशियल है V1 और V2। अब ये सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला लगाने से नहीं होगा एक्चुअली, ये आपको आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो बताओ क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। देखना अभी समझ में आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर और सामने लिखा ई वी नॉट। हाफ एम वी स्क्वायर मैं नहीं लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट। मैं एच को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट। एच न्यू और ये एच न्यू नॉट को फाइव नॉट लिख लो इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, इसको ई को अपॉन में भेज दो, तो एच अपॉन ई न्यू, और ये इसके भी अपॉन में आ गया, फाइव नॉट के भी अपॉन में आ गया ई। क्लियर। अब बच्चों देखो मेरे को थोड़ी सी क्या हो रहा है, ग्राफ रफ करना पड़ेगा। इससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है न्यू 3 फ्रीक्वेंसी दोनों पे गिर रही है, दोनों पे है ना न्यू 3 फ्रीक्वेंसी गिर रही है, न्यू की वैल्यू न्यू 3 रखनी है। तो एक बार तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले वाले का था V1 और दूसरे वाले का V2, और आपको वर्क फंक्शन दोनों के अलग अलग है, तो मैं निकालता हूँ। देखना मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ, क्वेश्चन को इसको रफ कर लेता है ना। अब भाई सबसे पहले फॉर M1 देखना, आप थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लगे पर कि है नहीं। M1 वाले पे है ना आपने न्यू 3 फ्रीक्वेंसी गिरी और स्टॉपिंग पोटेंशियल है V1, तो V नॉट की जगह V1 लिख लो। क्वेश्चन कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल है V1, एच अपॉन ई छो पड़ा, न्यू की जगह न्यू 3 फ्रीक्वेंसी दी, अभी इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये हटानी है अपन को। क्वेश्चन ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, मैंने डायरेक्ट खाली लिख लिया प्लांक कांस्टेंट फाइंड आउट करो, बाकी प्रूव वाला था, उसमें न्यू 3 नहीं आ रहा है। माइनस और वर्क फंक्शन जो है ना भाई, वर्क फंक्शन फर्स्ट वाले का वर्क फंक्शन, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाले का वर्क फंक्शन ये देखो निकाला हुआ है एच न्यू नॉट 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट 1 आ जाएगा, और अपॉन में क्या पड़ा है भाई, वर्क फंक्शन के अपॉन में क्या पड़ा है, ई। ये फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन हो गया। ऐसे कैसे M2 के लिए ये इक्वेशन लिखो, V की जगह V2 है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 दिया हुआ है, एच अपॉन ई ऐसे ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू 3, और वर्क फंक्शन कितना है भाई, वर्क फंक्शन ये फाइव नॉट की वैल्यू क्या है दूसरे के लिए, एच न्यू नॉट, तो ये आ जाएगा एच न्यू नॉट 2, और ई तो ई है, इक्वेशन नंबर 2। अब बस कुछ नहीं करना आपको, 2 में से 1 को माइनस कर दो तो ये कट जाएगा, बस आगे आंसर एच आ जाएगा। 2 - 1 कर दो भाई, 2 - 1 तो ये V2 - V1 हो जाएगा, V2 - V1, ये पूरी चीज़ कट जाएगी, और इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो प्लस का हो जाएगा, एच अपॉन ई न्यू नॉट 1, और ये माइनस का ही रहेगा, V2 - V1, एच अपॉन ई कॉमन ले लो, न्यू 1 माइनस न्यू 2, और इसको नीचे भेज दो तो एच आ जाएगा। तो एच क्या आ जाएगा, ये V2 - V1 के अपॉन में कौन आ जाएगा भाई, न्यू 01 माइनस न्यू 02, और ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया है ना। और ये वैसे वही फॉर्मूला है डेल्टा V अपॉन डेल्टा न्यू, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ना। एक तो एच अपॉन ई स्लोप होता है, और एक डेल्टा V अपॉन डेल्टा न्यू। एच अपॉन ई और डेल्टा V तो है V2 - V1, और ये न्यू 2 माइनस न्यू 1, ये वही आया फॉर्मूला, ये हो गया। इसको मैं रफ कर लेता हूँ बच्चों। और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इस ग्राफ से रिलेटेड बताने के लिए, पर फिर भी मैं थोड़ा लिमिटेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कभी आपको ग्राफ ये ऐसे डाटा में दे दे, मान लो ये न्यू और V नॉट है ना, एक ही ग्राफ पे देखो अपन ने कितनी बात कर ली। ये जैसे ऐसे ग्राफ दे दे आपको, और ये ग्राफ यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जैसे ये ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू × 10⁻14 हर्ट्ज में चल रही है, और ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे चल रहा है, और ये 0 है, ऊपर तो प्लस की वैल्यू है, और ये मैं कह देता हूँ नीचे ये 2 है, -4 है, क्लियर, -6 ऐसे चल रहा है ग्राफ। चलो माइनस माइनस नहीं लिखते अपन। तो बच्चों ये ग्राफ देख के अगर आपको एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी, तो ये जहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये फ्रीक्वेंसी की सबसे स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, इससे कम तो है नहीं, स्टार्टिंग वैल्यू 4 है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो आपको ये बताना है 4, और क्वेश्चन कह रहा है फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है 10⁻14 हर्ट्ज से, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट पता चल जाएगी।
फिर आपको कहे वर्क फंक्शन भी बताओ, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ ये चीज़ कि अगर वर्क फंक्शन आपको बताना हो फाइव नॉट, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ जहाँ टच कर रहा है, जैसे ये 4 पे टच कर रहा है, 4 पे -4 लिखा, माइनस को भूल जाओ, 4 पे टच कर रहा है तो आप वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट लिखोगे आप, क्योंकि ये जहाँ पे भी टच करता है ना, उस चीज़ को आपको याद होगा फाइव नॉट अपॉन ई कहा था, फाइव नॉट अपॉन ई। तो जैसे यहाँ पर हमें पता है फाइव नॉट अपॉन ई पूरा किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है, 4 वोल्ट। ये पोटेंशियल है इसलिए वोल्ट तो आएगा ही आएगा, पोटेंशियल है वोल्ट, तो इसको ई को उधर भेज दो, फाइव नॉट इक्वल टू 4 ई वोल्ट को आप लिखते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वर्क फंक्शन आ गया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप इसको वर्क फंक्शन लिख लेना, ये जहाँ पे भी ग्राफ मिल रहा है इसको आपको याद रखना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ ऐसे बनाया था, ये डिस्टेंस एल कहा था, ये एक्स कहा था, मैंने कहा था उस ग्राफ में, मैंने कहा था प्लांक कांस्टेंट निकालो, तो आपने एच की वैल्यू निकाली थी एल अपॉन एक्स इंटू ई निकाला था। ये मैं अगर उसी ग्राफ में कह देता वर्क फंक्शन बताओ, तो आप डायरेक्ट कह देते एल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन क्या होता, एल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसी क्वेश्चन में आप अटैच कर लेना। ये तो अच्छा हुआ, अब मेरे को याद आ गया, वर्क फंक्शन पूछे तो डायरेक्ट आप बता दो एल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब भाई मैं एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप पेशेंस रखना। देखो बच्चों, अभी तक जो अपन ग्राफ बना रहे थे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ था, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे ये प्लांक कांस्टेंट था, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू सामने ई वी नॉट लिखा था, यूँ तो सामने हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पर हमने ये हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ई वी नॉट लिखा था, इसको नीचे भेजा था ई को, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी भाई, एच अपॉन ई, और ये एच न्यू को अंदर भेज दो, एच न्यू नॉट अपॉन ई और वी नॉट। अभी हमने किया ना, ये तो वापस बता रहा हूँ मैं, तो ये आपने लिखा था ऐसे। अगर मैं आपको कोई पूछे स्लोप बताओ, तो आपने क्या कहा था, स्लोप एच अपॉन ई, क्या कहा था, एच अपॉन ई, और मैंने कहा था इंटरसेप्ट बताओ भाई क्या होगा, इंटरसेप्ट कहाँ कट करेगा, नीचे, तो आप कहोगे फाइव नॉट अपॉन ई। पर अगर इस वी नॉट की जगह अगर काइनेटिक एनर्जी आ जाए, काइनेटिक एनर्जी का फ्रिक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करोगे, तो वापस ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है, इसमें इस बार ई वी नॉट की जगह हम क्या काम में ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। इसको आप भेज दो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और एच न्यू इसको फाइव नॉट लिख लो इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये इसको मैं थोड़ा सा ही लिख लेता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर को मैं इधर लिख लेता हूँ, एच न्यू माइनस फाइव नॉट। अब इसमें आपको का एक स्लोप बताओ भाई क्या होगी स्लोप, तो इसमें स्लोप न्यू के मल्टीप्लाई में कौन बेटा, एच, इसमें डायरेक्ट स्लोप एच होगी। यानी अगर पोटेंशियल का ग्राफ होता है ना, तब तो स्लोप होती है एच अपॉन ई, और अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा तो स्लोप खुद एच ही होगा, एच डायरेक्ट स्लोप होगा। और इंटरसेप्ट क्या होगा भाई, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट जो होगा वो फाइव नॉट होगा, और उसमें इंटरसेप्ट क्या था, फाइव नॉट अपॉन ई, यानी उसमें अपॉन में ई आ रहा है। अगर पोटेंशियल का ग्राफ होगा तो अपॉन में ई आएगा, और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा तो ई नहीं आएगा। ये चीज़ ही समझाना चाह रहा हूँ मैं कि अगर पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो, जो ऐसा ग्राफ होता है, इस ग्राफ को पीछे बढ़ाने पे इंटरसेप्ट कितना आएगा, फाइव नॉट अपॉन ई, स्लोप कितनी आएगी, एच अपॉन ई। और ये ग्राफ अगर काइनेटिक एनर्जी के लिए बनाते हो आप, काइनेटिक एनर्जी का, तो भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। लेकिन उस ग्राफ में अगर स्लोप पूछे आपको, तो स्लोप को आप डायरेक्ट एच ही कहोगे, यानी काइनेटिक एनर्जी खुद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होती है, और वो होता है वोल्ट में, ई ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, इसलिए खाली एच आएगा। और अगर आपको इंटरसेप्ट पूछे ये कहाँ कट कर रहा है, तो कहाँ कट कर रहा है, तो ये जहाँ पे भी कट करेगा वो डायरेक्ट किसकी वैल्यू होगी, वर्क फंक्शन की। ये आपको दिमाग में रखना भाई, इसमें डायरेक्ट ये होता है और उसमें वो होते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट, आप ये नोट डाउन कर ले। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो आप ले आप दोनों के बीच में लिख लेना, ग्राफ इसका हो या इसका हो, जो आंसर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अगर इसमें मान लो फाइव नॉट अपॉन ई की वैल्यू 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, और इसमें फाइव नॉट की वैल्यू 4 है, तो इसमें फाइव नॉट को आप डायरेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे, और इसमें ई को उधर भेजते ही फाइव नॉट की वैल्यू उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ग्राफ आंसर सेम देंगे, आंसर दोनों में इक्वल आएंगे, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर, ये आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये। तो अब मैं अगर आपको कहूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओ, दो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले ग्राफ बनाए थे वैसे ग्राफ बनाने हैं। ये इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू 01 है और ये न्यू 02, ये भी ग्राफ बना दो आप फॉर मेटल ए और ये मेटल बी, ये ग्राफ हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल में एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी थक गया हूँ, और फिर उसके बाद अगले लेक्चर पे हम कुछ और दूसरे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।
तो बच्चों क्वेश्चन जो है वो ये है कि इस बार जो एक ग्राफ दिया है आपको वी स्क्वायर मैक्सिमम और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ दिया है, और ये ऐसे ग्राफ है, ये यहाँ जहाँ टच हो रहा है वो तो n है, और यहाँ जहाँ टच हो रहा है ये l है और ये n है। आपसे पूछा जा रहा है दो चीज़ें, एक तो वर्क फंक्शन और एक प्लैंक कांस्टेंट। दो चीज़ें आपसे पूछी हैं। किसके बीच में ग्राफ है? वी स्क्वायर और न्यू। तो जब भी ऐसा कोई नई चीज़ देख लो, आप नई सिचुएशन देख लो, वी स्क्वायर और न्यू का ग्राफ है, तो वी स्क्वायर और न्यू में रिलेशन फाइंड आउट करो। तो हमारा तो एक ही काम आएगा, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मुझे बताओ। एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो नाम ही नहीं लिया, तो नहीं लेना उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। इसको अंदर भेजो भाई, एच न्यू, और एच न्यू नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? फाई नॉट डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब मेरे वाई एक्सिस में कौन आ रहा है? वी स्क्वायर आ रहा है, तो वी स्क्वायर को अकेला कर दो भाई। तो ये 2 उधर चला जाएगा, 2h न्यू, ये 2 इसके पास भी आ जाएगा, फाई नॉट के पास, और m अपॉन में आ जाएगा, m इसके भी अपॉन में आ जाएगा और m इसके भी अपॉन में आ जाएगा। अब आप खुद देखो, ये स्लोप है, ये स्लोप का काम करेगा। तो मुझे बताओ इस ग्राफ की स्लोप क्या है? स्लोप, तो इस ग्राफ की, अच्छा स्लोप अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो स्लोप एक तो मुझे इस ट्रायंगल से बताओ स्लोप क्या होगी? tan थीटा। क्या होगा tan थीटा? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है l, और बेस कौन है भाई? n। और दूसरा इस इक्वेशन से स्लोप बताओ, इस इक्वेशन से स्लोप, ये रहा स्लोप न्यू के पास 2h अपॉन m। तो बच्चों इससे मेरे को h की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई बताओ? उसको m को उधर भेज दो, m l अपॉन 2n, ये मेरे h आ गया प्लैंक कांस्टेंट। और वर्क फंक्शन निकालना, तो इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट बताओ मुझे इस डायग्राम में, इंटरसेप्ट इक्वेशन में कितना है भाई? इक्वेशन में ये जो पीछे पड़ा होता है इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, 2 फाई नॉट अपॉन m, और यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है? l। तो फाई नॉट की कितनी वैल्यू आ जाएगी? उसको उधर भेज दो, m l, और अपॉन में कौन आ जाएगा? ये 2 अपॉन में आ जाएगा, ml/2। ये आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से आज मैंने इतने सारे आपको करवा दिए हैं क्वेश्चंस, ये सारे करें आप, नो डाउट आपको टाइम लगेगा इनको करने में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इंटेंसिटी पढ़ेंगे थोड़ी सी, और फिर उसके जस्ट बाद में अपन ड्यूल नेचर वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, है ना। एक लास्ट लेक्चर और रहेगा। थैंक यू भाई।